Good afternoon, everybody. I'm Dr. Sunil Bhatwat. I'm the cardiologist associated with Miracles Mediclinic in Sector 14 and Sector 56, गुड़गांव। हम लोग आज यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं। एक पब्लिक लेक्चर है, एक तरह का कह लीजिए, या कहिए कि आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करनी है कि आज का समय जो काफी मुश्किल निकल रहा है हमारा कोरोना से रिलेटेड, इसमें हम अपने दिल का क्या कर सकते, दिल का हाल कैसे एक दूसरे से बांट सकते हैं, हम एक अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्या हमारे दिल को, हमारे हार्ट को इस कोरोना काल में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने का शक है या डर है। ऐसे में सबसे जरूरी बात तो यह है कि पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोरोना है क्या चीज। कोरोना एक वायरस है जो कि शुरुआती तौर पर बैट से आया है। बैट यानी कि चमगादड़। चमगादड़ से डायरेक्टली तो हमारे इंसानों में नहीं आ सकता है, चमगादड़ से बीच में एक और जानवर की जरूरत पड़ती है, उससे फिर हमारे में आता है, इंसानों में आता है। जैसे कि इस बार पहले आया था सार्स 1 आया था 2002 में, उसके बाद MERS आया था मिडिल ईस्ट में 2012 में। तो ये, और अब हमारे पास 2019 और 2020 में हमारे पास कोरोना है। तो ये सारे तीनों बीमारियां जो हैं ये बैट से आई हैं, और ये तीनों ही एक तरह से कोरोना वायरस हैं एक तरह के। जो अभी वाला ये कोरोना है, इसको हम, चूंकि ये 2019 में आया है, इसको हम ये कह रहे हैं ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस रिलेटेड डिजीज 2019, यानी कि कोविड-19 कहते हैं हम इसे। प्राइमरीली तो ये कोरोना जो है कोविड-19 का, ये लंग की बीमारी है। हमारे श्वास प्रणाली के थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर जाती है वायरस, और हमारे लंग्स को जाके इन्फेक्शन करती है, जिससे कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार होता है, खांसी होती है। शुरुआती तौर पर हल्का खांसी, बुखार, जुकाम ये सब हो सकता है, जो कि बाद में बढ़कर यदि ठीक से ना इलाज किया जाए या किसी किसी मरीज में ये बढ़ जाता है अपने आप से, तो उसमें ये सांस की तकलीफ ज्यादा कर सकता है, जिससे कि मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। अब ये हम कह रहे हैं कि यदि ये बीमारी फेफड़ों की है, जो कि लंग्स को ही ज्यादातर ये प्रॉब्लम करती है, तो हम हार्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हार्ट के ऊपर इसका क्या असर है, क्या हार्ट के ऊपर असर है भी या नहीं? काफी सारे रिसर्च पेपर्स में ये देखा गया है कि जो कोरोना है, इसकी वजह से करीबन 3 से 4% लोगों की डेथ हो जाती है ओवरऑल। लेकिन उनमें से ये देखा गया कि जो भी मरीज जिनको की ब्लड प्रेशर की शिकायत है पहले से, उनमें ये बीमारी करीबन करीबन 6% लोगों में घातक साबित हो जाती है। यदि शुगर है तो करीबन 7 से 8% मरीजों में जिनको कि पहले से शुगर है, उनमें ये बीमारी घातक तौर पर एक अंजाम दे सकती है। यदि किसी को पहले से हार्ट की बीमारी है या किसी को ब्रेन की बीमारी है, जिसको कि हम एक कंबाइंड तौर पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कहते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है इकट्ठे, किसी को पहले से पुराना स्ट्रोक हो चुका है, पैरालिसिस हो चुका है, तो इन सब लोगों में जो चांस है मृत्यु दर जो है वो करीबन कह लीजिए 10.5 से 11% तक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम ये कहें कि क्या ये हम मान लें कि जी जो हार्ट के मरीज हैं या जो शुगर के मरीज हैं या जिनको पहले से लंग की प्रॉब्लम है, जैसे हम कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर के, उन लोगों में, या कई लोग कह रहे हैं कि जो ब्लैक रेसेस हैं उनमें, तो क्या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें, क्या ऐसा है कि ये बीमारी होने का रिस्क उन लोगों को ज्यादा है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा होती है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों को बीमारी होगी। यदि किसी को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को शुगर है, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि उस इंसान को ये बीमारी ज्यादा हो जाएगी, या ऐसे ज्यादा लोगों को ये कोरोना की बीमारी होती है। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों में बीमारी के ज्यादा खराब होने का चांस ज्यादा है, जैसे कि ये वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, या ये बीमारी कंट्रोल ना हो पाए, इस या किसी में मृत्यु हो जाए, ऐसे चांसेस इन लोगों में ज्यादा हैं कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है। जैसे यहाँ जो लोग सिगरेट बीड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हुक्का पीते हैं, उन लोगों में है, या जिन लोगों को कैंसर की बीमारी है, उनकी वजह से उनको कैंसर की दवाइयां चलती हैं, या HIV है, या जिनका पहले ट्रांसप्लांट हो चुका है, इन लोगों को क्या होता है कि हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जिससे कि उनके शरीर की लड़ने की ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी कम हो गई। यदि किसी की इम्यूनिटी कम है, शरीर के लड़ने की ताकत कम है, तो ऐसे में उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा घातक रूप ले सकती है। हाँ, क्या तो उसमें अब घातक रूप ले सकती है, तो कैसे लेती है? क्योंकि इसमें कोरोना में क्या है कि शरीर में कोरोना वायरस जो है एक बार अंदर चला जाता है तो वो एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारे शरीर में है, एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के साथ मिलकर ये शरीर के कोशिकाओं में, सेल्स के अंदर चला जाता है ये वायरस। और फिर ये एक RNA वायरस है जो कि हमारे ही शरीर के सेल्स में, कोशिकाओं के अंदर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और एक बार ये रिप्रोड्यूस कर लेता है जब अपने आप को, फिर ये दोबारा से उस सेल में से बाहर निकलता है। यानी कि यदि एक वायरस सेल के अंदर गया तो ये हजारों वायरस उस सेल के अंदर बन के फिर बाहर निकलते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है कि उससे लड़ना चाहता है। दो तरह से लड़ सकता है। एक तो है कि नॉर्मल लड़ाई लड़े शरीर, जो कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कि उसमें हमारा शरीर इस वायरस के साथ लड़ता है। तो जिनका शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है, नॉर्मल है, वो लोग तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको थोड़ी सी बीमारी होती है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि किसी को इम्यून रिस्पॉन्स किसी का कम है, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, उसको क्योंकि हमने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम दे के रखते हैं ताकि उसको शरीर उसका उस ट्रांसप्लांट को अपना मान के चले, नहीं तो शरीर क्या करेगा, उस ट्रांसप्लांट को एक फॉरेन बॉडी मान के उसको रिजेक्ट कर देगा। तो उन सब दवाइयों की वजह से, या HIV वाले जो पेशेंट्स हैं, उनमें शरीर की लड़ने की ताकत, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम है। तो उसकी वजह से इन लोगों में फिर ये बीमारी ज्यादा घातक हो जाती है। या ये भी देखा गया है कि कई लोगों के अंदर, कुछ मरीजों के अंदर, ये इम्यून रिस्पॉन्स एक अपने ही शरीर के खिलाफ हो जाता है, जो कि हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म कह रहे हैं, हम अंग्रेजी में भाषा में इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। तो इसमें शरीर के अंदर जो लड़ने वाले तत्व हैं, जो इम्यूनिटी है हमारी, वो एक लिमिट में ना बनकर, कह लीजिए कि अनकंट्रोल्ड तरीके से बन रही है। अब अनकंट्रोल्ड तरीके से बनी हुई इम्यूनिटी भी हमारे शरीर को खराब करती है। उसकी वजह से हमारी लिवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन, हमारा GI ट्रैक्ट, इन सब के ऊपर गलत असर हो सकता है। हमारे शरीर के इन सब हिस्सों के ऊपर नुकसानदायक असर हो सकते हैं। किसी को जॉन्डिस हो सकता है, किसी को ब्लीडिंग हो सकती है, किसी के शरीर में खून के कतरे जमा हो सकते हैं। यदि ये भी हो सकता है किसी को कि हार्ट अटैक आ जाए। क्योंकि शरीर के अंदर जो नाड़ियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल निकल सकते, उसके ऊपर ये जो हमारी इम्यूनिटी है, जो कि अनकंट्रोल्ड तरीके से अब बढ़ गई, ये उसको अटैक करती है, कोलेस्ट्रॉल के जो डब्बे अंदर बने हुए हैं उनको, और जो उसको तोड़ देती है। उनको तोड़ने से हार्ट अटैक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि यदि हार्ट अटैक वाले पुराने मरीज हैं, उनमें भी ज्यादा रिस्क है, जो नए मरीज जिनको कोरोना हो रहा है उनको भी ज्यादा हार्ट अटैक होने का चांस है,
तो ऐसे में हार्ट अटैक वाला पेशेंट बेचारा क्या करे, वो तो फंस गया है, इसका मतलब है। हाँ, कह सकते हैं कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स जो हैं वो थोड़े से फंस जाते हैं, इसमें समझ नहीं आती है कि आगे बढ़ें क्या। इसीलिए तो हम आज आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, ताकि हम आपस में कुछ चर्चा कर सकें कि इन मरीजों में हमने आगे कैसे बढ़ना है। जैसे कि हम सब ये भी जानते हैं कि केवल हार्ट अटैक ही नहीं, जितने कोरोना के मरीज हैं, या यूं कहिए कि कुछ मरीजों में दिल वैसे भी तो कमजोर हो सकता है, बगैर हार्ट अटैक के भी कमजोर होता है कई लोगों का दिल। कई लोगों में जो कोरोना है इसकी वजह से भी उसी तरह से ही बिना हार्ट अटैक के भी कोरोना दिल को कमजोर कर देता है। उसको हम लोग कहते हैं मायोकार्डाइटिस हो गया है या कार्डियोमायोपैथी हो गई है। इसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको कभी कभी तो बैठे बैठे छाती में हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। अब क्या इन मरीजों में और भी कुछ हो सकता है? हाँ, दिल की गति जो है, दिल की धड़कन जिसको हम कहते हैं, एक के बाद एक आनी चाहिए, जिसको कि अक्सर लोग पल्स रेट मान के चलते हैं। जैसे कि कोई कहता है 70 नॉर्मल है, कोई कहता है 75 नॉर्मल है, कोई कहता है 70 से 80 के बीच में नॉर्मल है। एक के बाद एक बराबर अंतराल पे आनी चाहिए दिल की गति। कुछ लोगों में जिनमें की हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें ये दिल की गति एक के बाद एक बराबर अंतराल पे ना आके आगे पीछे आती है, जिसको कि हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, या यूं कहिए एक वेंट्रिकुलर हार्ट के अलग अलग खानों से जो कि दिल की गति आ सकती है, वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी हम लोग कहते हैं। उनमें जान का खतरा बना रहता है। अब जो भी है, कहिए कि जो भी रिस्क फैक्टर्स रहे हों जिनकी वजह से हार्ट के ऊपर असर हो सकता है, या कोरोना जिन कुछ मरीजों के ऊपर असर कर सकता है, उनमें सबसे ज्यादा हमें डर यही है कि ये सब जितने भी मरीज हैं ये लोग घर पे बैठे रहते हैं, अक्सर अस्पताल आना ही नहीं चाहते हैं। इनमें से काफी सारे मरीज तो कुछ एक मरीज हमारे ऐसे भी रहे हैं जिनको की डेथ हो गई है, क्योंकि पुराने पहले उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब शायद वो कोरोना हुआ या नहीं हुआ, या पुरानी ही हार्ट वाली जो प्रॉब्लम थी उनकी वो ही थोड़ी सी बढ़ गई और उनको घर पे रह के सांस की तकलीफ होने लगी। लेकिन काफी सारे मरीज हमने देखा है अस्पताल आते ही नहीं है, डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। भाई, आप लोग दिखाना चाहो या ना चाहो, जरूरत तो है ना, आपके शरीर को तो जरूरत है, तो दिखाना तो पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप क्या करें, अपने डॉक्टर का कम से कम एक कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास हैंडी रखिए, कि जब भी जरूरत पड़े आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या अपने घरेलू फिजिशियन, जिसको हम होम फिजिशियन कहते हैं, है ना, फैमिली फिजिशियन कहते हैं, उनको आप सबसे पहले कांटेक्ट कीजिए। यदि आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो आपको आधी बीमारी तो वो लोग फोन पे भी बता सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि आजकल कोरोना दिनों में आपने अस्पताल में जाना ही जाना है। कुछ एक छोटी मोटी बीमारियां, जैसे मान लीजिए आपका बीपी बढ़ गया या थोड़ा बीपी कम हो गया, उसके लिए आपका फैमिली फिजिशियन या आपका पुराना जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपकी दवाइयां थोड़ी बहुत तो आपकी एडजस्ट कर देंगे, फोन पे कर देंगे। या आजकल काफी सारे मोबाइल ऐप भी चले हुए हैं, जैसे प्रैक्टो है या और कई हैं, आप उनके थ्रू भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर अपनी छोटी मोटी जो भी एक उनकी एक फीस है वो आपको चार्ज कर लेंगे और आपको सलाह दे देंगे फोन पर या ऐप के थ्रू। एंड ऐप में आजकल आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई मिल जाती है डॉक्टर की। आप अपनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर के पास मेल में भेज देते हो या ऐप के थ्रू भेज देते हो, डॉक्टर एक नई प्रिस्क्रिप्शन बनाकर आपके पास ऐप के थ्रू या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास भिजवा देते हैं। लिखित एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जिससे कि आपको दवा लेने में सुविधा रहती है। तो क्या हम अब इसमें यह भी आता है कि ऐसे कौन से हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि हमारे खराब होने का चांस है। देखो, जैसे कई लोगों को पहले से हार्ट कमजोर है या हार्ट अटैक है,
उनमें तो रिस्क है, थोड़ा सा ज्यादा है कि हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर में जब भी वायरस लंग में घुसेगा तो वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी यदि शरीर में, तो हमारा हार्ट उसको बढ़ाने के लिए काम करता है, हार्ट की गति बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ा सा हो सकता है कि बीपी बढ़ जाए। तो ऐसे में एक कमजोर हार्ट के ऊपर तो ज्यादा चांस है कि उसके ऊपर थोड़ा सा एक कमजोरी फर्दर और ज्यादा आ जाएगी, जिससे कि सांस की तकलीफ हो सकती है। करना क्या है इसके अलावा? हमें चाहिए कि हमारे पास थोड़े से मोबाइल में हमारे, या हमारे पास जो लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं हैं उनके पास एक लिस्ट बनी हुई हो हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स की, जिनको कि हमने कांटेक्ट करना है इमरजेंसी में। हमारे उन लोगों को हम फटाफट जल्दी से जल्दी हम कांटेक्ट करें, ताकि एक लिस्ट की तरह, लिस्ट के द्वारा उन्हें कांटेक्ट किया जा सके इमरजेंसी में। यदि आप नहीं भी हैं घर पर, इस हालत में नहीं है, तो कोई दूसरा कांटेक्ट कर सके आपके हार्ट, आपके डॉक्टर को, आपके नजदीकी मित्रों को, ताकि कुछ ना कुछ इसका उपचार किया जा सके, कुछ ना कुछ इसका हम इसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए। अब प्रिवेंट सबसे जरूरी क्या है कि आपको पहले तो अपने आप को कोरोना होने ही नहीं देना है। कोरोना कैसे नहीं होगा? यदि हम, जैसे कि इतने दिनों, अभी तो आजकल अब हम जुलाई में आ गए हैं, फरवरी से कोरोना शुरू हुआ है, और चाइना में तो कहिए कि नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ था कोरोना। करीबन करीबन एक साल होने को जा रहा है अब तो हमें। इस एक साल में हमने सीखा क्या? सरकार ने इतना कुछ हमारे लिए अनाउंसमेंट्स किए, इतने सारे बैनर लगाए, बोर्ड लगाए, कहा क्या उन्होंने? सबसे जरूरी तो है कि जिन लोगों को पहले से हार्ट की कोई बीमारी है, या जिनको कैंसर है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, बुजुर्ग हैं जो लोग, वो कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करें कि घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें। जितना वो घर के अंदर रहेंगे उतना कोरोना के मरीजों से वो दूर रहेंगे। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग है क्या है? मतलब कि हमें 6 फुट की एक जो दूरी हमें बनाकर रखने के लिए कहा गया है, या अगर ये 2 गज की दूरी हम लोगों को बार बार कही जा रही है, वो हमने बना के रखनी है एक दूसरे से। भाई आजकल ठीक है, हम कहते हैं कि अरे मिलेंगे नहीं तो दूसरे से हम हालचाल नहीं बांटेंगे तो कैसे होगा? हालचाल बांटने के लिए थोड़ा सा जोर से बोल लो, 6 फुट दूर से ही तो बोलना है, क्या हो गया, थोड़ा सा जोर से बोल लेंगे। ज्यादा रिश्तेदारों से मिलने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए कि रिश्तेदारों से ना मिला जाए। हम लोग पुराने, हमारी आदतें पड़ी हुई हैं कि हमें रिश्तेदारों के घर गए बिना अच्छा नहीं लगता है। अरे कितना टाइम हो गया, मैं बीमार हूं, मेरा मिलने वाला नहीं आया यार अब तक। तो भाई आजकल तो मत मिलिए, फोन पे ही हालचाल पूछ लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। हम भी तो अभी वीडियो कॉल के थ्रू ही बात कर रहे हैं, तो आप भी वीडियो कॉल कर लीजिए। वीडियो कॉल करके एक दूसरे की शक्ल भी देख लेंगे, हालचाल देख लेंगे, शेव की हुई है नहीं की हुई है वो भी पता चल जाएगा, देख लेंगे एक दूसरे को। दूसरा क्या है कि आपको अपने आप एक वर्चुअल मीटिंग रखना है एक दूसरे के साथ। मतलब कि हम ऐसे तो नहीं मिल सकते, फेसबुक के थ्रू मिल लीजिए, मतलब जो भी, व्हाट्सएप के थ्रू मिल लीजिए, इन सब सोशल मीडिया के थ्रू मिल लीजिए। काफी सारे एप्स हालांकि हमने अब बंद कर दिए हैं, चाइनीज एप्स बंद करने पड़े हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन बहुत सारे एप्स ऐसे भी जो इंडियन एप्स हैं या अमेरिकन एप्स हैं वो तो चल रहे हैं, उनके थ्रू हम बात करते रहें एक दूसरे के साथ। खान पान का अपने खास ख्याल रखिए। अपने खान पान में आपको हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में इंक्लूड करने हैं। कैसे? हर तरह के अलग अलग, कैसे हमें कैसे पता चले कि अलग अलग हैं? जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं ये अलग अलग हैं, हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल सा तरीका है कि हर रंग की सब्जी और हर रंग के फ्रूट्स खाइए। केवल हरे रंग की सब्जी खाना, ये कोई बड़े, हमारे बुजुर्ग लोग हालांकि कहते हैं कि हरी सब्जियां खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियों के ऊपर जोर दिया जाता है क्योंकि वो काफी फायदा करती हैं, लेकिन बाकी सब्जियां भी फायदेमंद हैं। उसका तरीका ये है कि हर रंग की सब्जी अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर हर तरह की सब्जी और फ्रूट जाता है। पीले रंग के हम आम ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, हम लाल रंग का सेब ले सकते हैं, हम जामुन ले खा सकते हैं, जामुनी रंग का है, हम
गहरे लाल रंग के, आप बाजार जाएं तो हमारे पास ये आजकल तो आलू बुखारा है मार्केट में, ये ले लीजिए। सब्जियों में बैंगन है बैंगनी रंग का, वो खाइए। तो हर तरह की, हर रंग की सब्जी हमारे अंदर जानी चाहिए। घिया, लौकी, तोरई है, सब कुछ खाइए। हरे रंग से लेके जामुनी रंग तक अपने जीवन को रंगीन रखिए, सब तरह की सब्जियां खाइए। सबसे जरूरी है कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए। जितनी ज्यादा नेगेटिव खबरें हम देखते हैं, सारा दिन बैठकर खबरें सुनने से कोई फायदा नहीं है। दिन में आप एक बार, दिन में सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा यदि खबरें टीवी पर या रेडियो पर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, काफी है। दिन भर वही की वही रिपीटिशन ही चलता रहता है अक्सर। तो नेगेटिव खबरों से अपने आप को दूर रखिए, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। अपने आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अपनी बढ़ाइए। यदि किसी को सिलाई में मजा आता है, किसी को बुनाई में मजा आता है, लेडीज को, तो कीजिए। आज अभी खाली समय है, सब कुछ कीजिए। कुछ नया सीखना चाहते हैं वो भी कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं इतनी सारी, कुकिंग की हैं, म्यूजिक की हैं, एक्सरसाइज की हैं, योगा की हैं। आजकल इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये सब कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अपने आप को, अपने आप एंजॉय कीजिए अपना समय। एक जरूरी चीज ये है कि अपनी दवाइयां अपने पास पहले से रखिए। जिन लोगों को जरूरत पड़ती है दवाइयों की, उन्हें ये चाहिए कि घर में सफिशिएंट स्टॉक रखें। आपके पास अगले 1 महीने तक की दवा कम से कम होनी चाहिए, 1 डेढ़ महीने की। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा दवा का दुकानदार, कौन सी फार्मेसी है मेरे आसपास जो कि मुझे समय रहते मेरी दवाइयां पहुंचा देंगे। एंड दवा के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए प्लीज। दवा खत्म होने से 15-20 दिन पहले ही अपना नया स्टॉक मंगवा लीजिए अपने लिए। क्या विटामिन जो हम खाते हैं, या बाजार में इतना कहा जा रहा है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है? बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता इस बारे में कि ये जो जिंक है, विटामिन सी है, या बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, बेटा इनका फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। हाँ, यदि शरीर में कमी है तो फिर तो हमें लेना पड़ेगा। विटामिन डी भी लेना पड़ेगा, विटामिन ई भी लेना पड़ेगा, विटामिन सी भी लेना पड़ेगा, B12 भी लेना पड़ेगा यदि कमी है तो। लेकिन यदि आपके शरीर में इनकी सही मात्रा है तो फिर आपको इनका ज्यादा कैप्सूल वगैरह खाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं देखा गया है। आपके अंदर विटामिन वगैरह की मात्रा तो आपके, यदि आप सब तरह की सब्जियां और फ्रूट लेते हैं, दूध लेते हैं, छाछ लेते हैं, दही लेते हैं, उनसे ही यदि पूरी हो जाती है तो फिर एक्स्ट्रा विटामिन की गोलियां खाने की तो जरूरत नहीं है। अपने आप को, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें बीपी की दवा खाने की जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस हमारे शरीर में घुस रहा है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक प्रोटीन है, उससे चिपक के हमारे शरीर में आ रहा है। तो लोगों को डर लग रहा है कि हमारी बीपी की दवा जो है वो भी हम ना लें। क्यों? क्योंकि इसमें शायद प्रॉब्लम कर सकती हैं बीपी की दवाइयां, जबकि अक्सर हम देते हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर और एआरबीज बोलते हैं उनको हम। तो क्या है वो दवाइयां? अक्सर आप देख रहे हो, आप खाते हो, टेल्मा खाते हो, कार्डेस खाते हो, होपेस खाते हो, है ना, ऑल्मीसार्टन है, ओल्मी नाम से आती है, या कई लोग लोसार खाते हैं, है ना। तो इन सब दवाइयों में हो सकता है कि आपके पास कुछ लोग पूछने आए कि क्या हम ये दवाइयां खाएं या ना खाएं। अब तक तो कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो गया हो कि इन दवाइयों को खाने से कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आपकी दवाइयां पहले से चल रही हैं, यदि आप हार्ट के मरीज हैं, हार्ट फेलियर है, या पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, जो भी आपकी दवाइयां चल रही हैं, खून पतला करने की हैं, या स्टैटिन है, अटोरवा है, रोजुवा स्टैटिन है, अटोरवा स्टैटिन है, इकोस्प्रिन खाते हैं, क्लोपिडोग्रिल खाते हैं, ब्रिलिंटा खाते हैं, जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं पहले से, उनको बंद तो नहीं करना है, उनको चलने देना है। यदि आपके कैंसर की दवाइयां चल रही हैं वो भी चलेंगी, यदि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी दवाइयां हैं वो भी चलेंगी। आपने कोई भी दवा बंद नहीं करनी है प्लीज, सारी दवाइयां चलने दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होगी कोरोना संबंधित तब हम देखेंगे, जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक कोई भी दवा अपनी बंद मत कीजिए प्लीज। ऐसे में बीच में
अब और क्या करना है हमने, इसके अलावा क्या हमारा ये जो वायरस है ये हमारे किसी को असर कर रहा है कि हमारे पेसमेकर वगैरह जो डले हुए हैं या आईसीडी डला हुआ है, या कई लोगों को दिल के छेद वगैरह बंद करने के लिए कुछ डिवाइस वगैरह डाले जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ है? नहीं, उन पे तो कोई असर नहीं करता है ये वायरस। हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन आ रहे हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे भी बढ़ लेते हैं। इसमें आया है कि व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी टेक टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा कि हमें खाना है, हमारे खाने में सब तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड होने चाहिए, दूध दही छाछ लस्सी ये भी होने चाहिए। आपको उसके अलावा खाने में अपने सारे तरह के नट्स इंक्लूड करने चाहिए। लोग कहते हैं काजू मत खाओ, कोई कहता है अखरोट मत खाओ, ऐसा नहीं है। आपको काजू अखरोट बादाम अंजीर जो भी है सारे तरह के नट्स आपको खाने हैं, क्योंकि इनसे आपको विटामिन भी मिलते हैं, इनसे आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, और जितनी जरूरत चाहिए उतना मिलते हैं। अब आया है कि इज ऑयली फूड डिक्रीजेस इम्यूनिटी सिस्टम। देखिए, ऑयली फूड ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमारा इम्यूनिटी को कम करता है। ऑयली फूड का ये जरूर है कि हम यदि बाजार की तली हुई चीजें खाते हैं, हमें पता नहीं है वो क्या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा तेल कर रहे हैं, कितनी बार उसमें उन्होंने कोई चीज बनाई है, क्या किया है। ट्रांसपैट में खाना बना रहे हैं बाजार वाले, या आपके लिए देखिए प्योर घी में बना रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। उसके लिए हमें ये तो मालूम करना है कि हाँ, हमें ध्यान रखना है अपना, हमारे सामने घर का बना हुआ, यदि हम कम घी में बना हुआ खाना खाते हैं तो ये जरूर है कि हम लोग अपने आप वजन अपने कंट्रोल में रखेंगे उससे। हमें बिंज ईटिंग नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मीठा खाते तो खाते ही जाते हैं, या कोई लोग तला हुआ खाते हैं खाते ही जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें लिमिट में रहकर खाना खाना है। ऑयली थोड़ा बहुत ले सकते हैं, थोड़ा मीठा भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम खाने लगे तो हमने कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर। अब एक्सरसाइज के ऊपर हम यदि आते हैं तो क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी है हमें। यदि आपके सोसाइटी में या जहां आप रहते हैं घर में आपके आसपास यदि केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अपने घर में रहकर एक्सरसाइज कीजिए, ट्रेडमिल कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, साइकिलिंग कीजिए, चाहे घर में यदि आपके पास स्टैंडिंग साइकिल है तो उस पर साइकिलिंग कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने आप को बिजी रखिए और अपनी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाइए। एक्सरसाइज से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ती है, वो तो हमें करना ही करना है। क्या हमें बाहर जाना मना है? नहीं, हमें बाहर भी जा सकते हैं। यदि हमारे आसपास केसेस कम हैं तो हम बाहर भी जा सकते हैं, हम पार्क में भी जा सकते हैं, हम सैर करने जा सकते हैं, सैर करके आइए। लेकिन बाहर जाकर आप इधर उधर हाथ मत लगाते रहिए, इधर उधर टच मत कीजिए चीजों को। वो एक चीज है जो आपको अवॉइड करनी है। लोगों से मिलना नहीं है, दूरी बनाकर रखनी है। यदि आप बाहर घूमने गए हैं तो लोगों से एक दूरी बनाकर रखिए, 6 फुट की दूरी या कहिए 2 गज की दूरी जो हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वो एक बना के रखिए। अपना हाइड्रेशन अपनी पूरी रखिए। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पूरा पीते रहिए, क्योंकि उससे आपको क्या करना है कि कुछ लोग कह रहे हैं गर्म पानी पीजिए। हाँ, शायद गर्म पानी से थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर, आपके गले में, आपके श्वास तंत्र में यदि थोड़ी गर्मी रहती है तो उसमें वायरस के चिपकने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। आप क्योंकि जितनी थोड़ा सा गर्माहट रहेगी आपके श्वास नली में और श्वास तंत्र में, उससे आपके एंटीबॉडीज वहां पर ज्यादा पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहता है। ठंडे यदि आप अपने आप को गले में ठंडी चीजें लेते हैं तो उसमें वो कंजेशन रहती है और उससे आपका वहां पर एंटीबॉडीज कम पहुंचते हैं, ठंड लगने का चांस ज्यादा है। यदि आप ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उससे आपका गला खराब होने का रिस्क ज्यादा है। और आजकल आप अपना गला क्यों खराब करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे कि जी मेरा गला खराब है, तो वो पहले आपसे 4 सवाल पूछेंगे कि आपको कोरोना वाले किसी मरीज से कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, या वो सब चीजें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
एक सवाल आया है, कैन हार्ट प्रॉब्लम्स बी क्योर्ड विद लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन इज अ मस्ट। देखिए, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपने केवल और केवल लाइफस्टाइल से तो हम ये कह सकते हैं कि हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें नहीं होंगी। यदि हम अपना वजन कंट्रोल में रखते हैं, यदि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपना हार्ट की बीमारी होने का चांस हम कम कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी को पहले से बीमारी है तो वो तो केवल अपना लाइफस्टाइल बदलने से तो कंट्रोल ठीक नहीं हो सकती। उसको आप जहां तक खराबी हो चुकी है शरीर में, वहां तक यदि आप कंट्रोल करके रख लेते हैं तो भी गनीमत है। दवाइयां तो हमें खानी ही पड़ेंगी। यदि पहले से हमें हार्ट प्रॉब्लम हो गई है तो हमें दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी, बिना दवा के तो काम नहीं चलेगा। दूसरा है कि अब एक्सरसाइज से कितना फायदा होता है हमें। एक्सरसाइज करने से हमें इतना तो फायदा है कि हम अपने आप को इन्फेक्शन से फ्री रख सकते हैं, लेकिन यदि वो तभी हो सकता है यदि हम अपने आप को दूरी बना के रखें। एक 6 फुट की दूरी जो है वो बना के रखनी पड़ेगी। अब आगे क्या केवल हार्ट अटैक वालों पेशेंट्स को कोरोना हो सकता है, या कोरोना वाले मरीजों को भी हार्ट अटैक हो सकता है? ये देखा गया है कि जिन मरीजों को कोरोना इन्फेक्शन हो जाती है उनमें अस्पताल के अंदर यदि वो भर्ती हैं तो अस्पताल में रहते हुए भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है। या जिन मरीजों को घर पे हमने सलाह दी है कि वो घर पे ही रहें, थोड़ा उनको कोरोना की वजह से माइल्ड इन्फेक्शन है, तो वो घर पे भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे में क्या हमारे हार्ट अटैक का इलाज जो है वो नॉर्मल समय जब था, आज से 6 महीने साल भर पहले जब किसी को हार्ट अटैक आता था, क्या दोनों के इलाज में फर्क आ गया है? नहीं, दोनों के इलाज में कोई फर्क नहीं है। यदि किसी को हार्ट अटैक है तो एस्पिरिन तो लेना ही लेना है, उसको स्टैटिन भी खाना है, जैसे अटोरवास्टैटिन है या रोजुवास्टैटिन है, जो भी है वो खाना है। बीपी की भी अलग अलग दवाइयां लेनी ही लेनी है आपको। यदि स्टेंट की जरूरत है, एंजियोग्राफी की जरूरत है या स्टेंट की जरूरत है, तो आप अपने अस्पताल पहुंचेंगे, वहां पर आपके डॉक्टर देख लेंगे कि आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है या नहीं है। आपकी ईसीजी में खराबी आ सकती है कि आपको ऐसा उसमें आ सकता है कि हार्ट अटैक हुआ, तो अस्पताल के डॉक्टर आपकी एंजियोग्राफी यदि करने को बोलते हैं तो उसमें की जा सकती है। आज के काल में भी, कोरोना के दिनों में भी एंजियोग्राफी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। जिन मरीजों को जरूरत है एंजियोग्राफी की, स्टेंट डालने की, उनमें हम कर रहे हैं। या कहिए किसी और ऑपरेशन की, जैसे कि किसी की आंतड़ियों का ऑपरेशन होना है, किसी का चेहरे का होना है, किसी का श्वास नली का ऑपरेशन होना है, किसी का आंख का होना है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना है, क्या हम वो भी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए बेहतर यही है कि यदि वेट की जा सकती है तो हम कह रहे हैं कि 8 हफ्ते तक वेट कर लीजिए, कि या यूं कहिए कि कोरोना यदि खत्म हो जाए तो उसके बाद किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी है, तो किया भी जा सकता है। अस्पतालों ने 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है, इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी में डिवाइड कर दिया है, 2 कैटेगरीज बना दी हैं। नॉन इमरजेंसी मतलब है जो 8 हफ्ते तक वेट कर सकती है बीमारी, उसको हम लोग वेट कर रहे हैं। जो बीमारी अगले 8 हफ्ते तक वेट नहीं कर सकती है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया है, या किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया है, किसी की आंतड़ियों में यदि छेद हो गया है, उनकी तो इमरजेंसी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। वो मरीज 8 हफ्ते तक नहीं वेट कर सकता, उनको तो अभी के अभी ही करना है हमने। डू स्टैटिन्स वीकन द मसल्स और इम्यूनिटी? देखिए, स्टैटिन्स हमारी इम्यूनिटी को कम नहीं करते हैं। स्टैटिन्स लेने हैं हमने। यदि कोई पेशेंट पहले से स्टैटिन ले रहा है तो उसको तो अपने स्टैटिन लेते रहना है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि स्टैटिन लेने वाले पेशेंट्स में उनका हार्ट का रिस्क जो है वो पहले से काफी है, तो उनको लेते रहना है। लेकिन यदि किसी पेशेंट को कोरोना हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हो गया है, या घर पे भी उनको कहा है, तो टेम्परेली हम कोरोना के मरीज के तो स्टैटिन बंद कर दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोरोना वाले मरीजों में मसल इंजरी और साथ में लिवर इंजरी का जो चांस है वो थोड़ा ज्यादा देखा गया है।
मसल इंजरी हम कहते हैं, रेप्टोमायोलाइसिस कहते हैं, या लिवर इंजरी, हेपेटिक एंजाइम, हेपेटिक डिस्फंक्शन कहते हैं, हेपेटिक एंजाइम्स जो बढ़ जाते हैं, ये हाँ ये सही है कि कोरोना के दिन जब किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो उसको तो नहीं खाने चाहिए स्टैटिन, उसको अपने स्टैटिन कम कर देना चाहिए, या यदि अवॉइड कर सकें कुछ दिन के लिए तो अवॉइड कर लें। यदि पहले से चल रहे हैं और कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है तो बंद करने की जरूरत भी नहीं है। शुड बी यूज मॉडरेट क्वांटिटी देसी घी इन कुकिंग। देखिए देसी घी का क्या है कि देसी घी में ये पाया गया है कि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सारे फैटी एसिड्स हैं, मॉडरेट है ना, स्मॉल ये जितने भी हमारे पूफा हैं या मूफा हैं ये सब हमारे देसी घी में पाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि देसी घी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है बाकी के तेल और घी, बाकी के ऑयल्स के मुकाबले में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लिमिट में रहकर। यदि कोई कहे कि हम जी मैं दिन में आधा लीटर देसी घी पी जाता हूं जिससे कि मैं आशा करता हूं कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। यदि हाँ आप लिमिट में रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके अंदर मूफा, पूफा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सब जाएंगे और आपको एक लिमिट में रहकर देसी घी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपके लिए वो बाकी तेलों के मुकाबले में। हार्ट इमरजेंसीज के लिए कुछ प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन फॉर हार्ट इमरजेंसीज एंड दैट हैव नो साइड इफेक्ट्स। हार्ट इमरजेंसी तो देखिए क्या होती है, यदि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसमें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो पुराना जमाना था कि हम कहते थे जबान के नीचे गोली रख लो जी हार्ट अटैक है तो उससे फायदा होगा, नहीं। अब हम उससे थोड़ा आगे निकल आए हैं। सबसे बेहतर तो यही है कि आपको एक एस्पिरिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली घर में रखनी है जो कि पानी में आसानी से घुल जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, किसी को भी यदि हार्ट अटैक का अंदेशा है तो डिस्प्रिन की एक गोली ली और मुंह में रखिए और चबा जाइए, सबसे बढ़िया तो वो है। हाँ उसके अलावा यदि जबान के नीचे रखने वाली गोली वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, नाड़ियों में थोड़ी बहुत रुकावट रहती है, किसी को 60%, 70% है, जिसको कि अभी स्टेंट डालने की जरूरत नहीं कहा गया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम वेट कर सकते हैं, उन मरीजों में सॉर्बिट्रेट की गोली ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन यदि हार्ट अटैक हुआ है तो डिस्प्रिन की गोली ज्यादा फायदा करती है सॉर्बिट्रेट की भी गोली से। उसके अलावा आपको अपने घर में आपकी अपनी रूटीन भी दवाइयां हैं, बीपी की हैं, हार्ट की हैं, शुगर की हैं, वो सब आपको रखनी है। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एडिक्वेट स्टॉक रखिए अपने पास, ताकि आपको समय रहते आपके पास रिप्लेसमेंट होती रहे उन दवाइयों की। एंड कभी ऐसा ना हो कि रात में, आजकल चूंकि ऐसा हो रहा है कि कभी कभी गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है या बंद कर देती है बाहर निकलना आपका, तो उस वक्त तो आपको ये आपके पास दवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि रात को फिर उस वक्त यदि दवा नहीं मिली आपको तब कहाँ भागेंगे, और आपको तो जरूरत भी है दवा की। तो पहले से अपना इंतजाम करके रखिए अपनी दवाइयों का। क्या हमारे जो हम पेट्स हमारे घरों में रखते हैं उन पेट्स से हमें आ, होने का डर है क्या, हम कोरोना हो सकता है क्या? क्या उन हमारे से पेट्स को हो सकता है? हाँ ये देखा गया है कि हमारे से कुछ पेट्स को हो सकता है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इंसानों से हो सकता है, लेकिन पेट्स से इंसानों में अब तक तो नहीं पाया गया है। केवल हाँ यही है कि स्टार्टिंग में चूंकि हमने पहले ही कहा कि ये बैट से आई है बीमारी, बैट से जरूर ये पेंगोलिन में गई, पेंगोलिन से हमारे में आई है, लेकिन हमारे जो पेट्स हैं जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनसे तो हमें होने का कोई रिस्क नहीं है। यदि हमारा बीपी नॉर्मल है लेकिन हमारा पल्स रेट बढ़ता रहता है या कम, क्या हमें उसका चिंता करने की जरूरत है? थोड़ा बहुत तो देखिए आपका पल्स रेट आपके एक्सरसाइज के ऊपर, आपके रहन सहन के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत भी चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ के आएंगे, सांस फूल जाएगी आपको, दिल की गति आपकी बढ़ जाएगी, 100 तक पल्स रेट हो जाना, 110 तक हो जाना, ये तो एक आम बात है उन लोगों में जो लोग की एक्सरसाइज नहीं करते हैं।
थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखिए, सैर करने जाइए। आजकल स्विमिंग वगैरह तो बंद है, इसलिए आजकल स्विमिंग के लिए तो कोई नहीं कहेगा। हाँ, अपने घर में एक्सरसाइज कीजिए, चलते रहिए, सैर करने जाइए, अपने आप को बिजी रखिए, योगा कीजिए। योग करने से जरूर हमारे दिल की गति कंट्रोल में रहती है। सबसे जरूरी है कि अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से जरूर हमारे शरीर में हमें फायदा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जल नीति वगैरह कीजिए, जल नीति से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे हमारे सिक्रीशंस जो हैं वो वॉश हो जाते हैं, एंटीरियर नेजल सिक्रीशंस वॉश होते हैं, उससे काफी लोगों को फायदा मिलता है। एक्सरसाइज करनी कितनी चाहिए? हाँ, ये जरूर है कि आपका शरीर जितना अलाउ करे उतना कीजिए। अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। जितना आप शरीर, यदि आप वॉक करने जाते हैं, आपको 500 मीटर चलने के बाद लगता है कि मुझे थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो बैठ जाइए थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी देर आराम करके फिर चलिए, फिर 500 मीटर और चल जाइए। यदि आपका शरीर अलाउ करता है कि आप लगातार चलते चले जाएं और आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल जाएं, तो बड़े आराम से चलिए, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे आप अपने चाहें तो वेट्स भी रखिए, अपना वजन उठाइए और घर पे एक्सरसाइज करते रहिए, योग कीजिए। योगा से आपको प्राणायाम कीजिए। हाँ, मेडिटेशन करने में, क्योंकि आज का समय बड़ा मुश्किल है, लोगों में डिप्रेशन हो सकता है, किसी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं लोगों में। ऐसे में हमें क्या करना है कि अपने आप को मेडिटेशन और योगा के द्वारा भी हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीज़ों को, हमारा डिप्रेशन आने की प्रॉब्लम जो है या साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, उनको हम योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम क्या करें, कैसे करें मेडिटेशन, बड़ा मुश्किल है मेडिटेशन करना। अरे, मेडिटेशन करने के लिए बड़ा आसान सा एक तरीका बताता हूँ आपको। सांस लीजिए और अपने सांस के ऊपर ध्यान देते रहिए। यदि आपको लगता है कि मैं आराम आराम से सांस ले रहा हूं, तो आप ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सांस पर ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन में आपको एक चीज के ऊपर केंद्रित करना है, तो अपने श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए। यदि आपको लगता है आराम आराम से सांस लेने से मैं केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा जोर से सांस लीजिए। देखिए, आपको अपने श्वास के ऊपर ही आप केंद्रित हो जाएंगे, बाकी चीजों से आपका ध्यान हट जाएगा। मेडिटेशन यही तो है कि आपको एक चीज के ऊपर केंद्रित करना है। कहवा आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, गर्म चाय है या नहीं है? हाँ, देखिए, कहवा जो भी, यदि आप कहते हैं कि जी हम बाजार से बना बनाया पाउडर ले आए हैं और हम उसको पी रहे हैं, तो देखिए, मेरे से इसके बारे में मत पूछिए, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल विचार है कि मैं बने बनाई चीजों के ऊपर तो यकीन नहीं करता हूँ। यदि आपको बाजार में बना बनाया पाउडर मिल रहा है, उसके ऊपर तो मैं नहीं यकीन करता हूँ। हाँ, आप बाजार से अपनी चीजें ले आइए कहवा बनाने के लिए, जो जो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं, आपको लगता है, या जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इन चीजों से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, जैसे कि लोग कहते हैं लौंग लीजिए, बड़ी इलायची लीजिए, है ना, तो या गिलो लीजिए। आप इन चीजों को अपने सामने उबालिए, इस्तेमाल कीजिए, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो भी आपको फायदा मिलेगा वो इन सब चीजों से कुछ तो फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। आपको लौंग से फायदा मिलेगा, काली इलायची से आपको फायदा मिलेगा, हरी इलायची से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बाजार के बने हुए पाउडर से तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो आप मत इस्तेमाल कीजिए, घर के बने हुए आप अपने अपने सामने बनाइए और उसको इस्तेमाल कीजिए। आई बिलीव काफी सारा समय ले लिया मैंने आप लोगों का भी, और काफी बातें हो गई। मेरे ख्याल से अब सवाल आने भी अब बंद हो गए हैं। हम इस टॉक को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। काफी सारा समय ले लिया मैंने आपका। धन्यवाद। थैंक यू।